नमस्कार। सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से पद्य खंड से कविता उत्साह, जिसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इससे पहले के वीडियो में मैं उनका जो परिचय है, जीवन परिचय कवि का, और उनकी जो दूसरी कविता जो आपके सिलेबस में दी गई है अट नहीं रही है, वो करवा चुकी हूँ। और अब हम करेंगे इनकी दूसरी कविता उत्साह, जो कि एक आह्वान गीत है, एक संबोधन गीत है, जिसे कवि ने बादलों को संबोधित करते हुए लिखा है। वो बादलों को संबोधित करते हुए ये गीत लिख रहे हैं, यानी कि वो बादलों को जो कुछ भी कह रहे हैं वो बादलों से कह रहे हैं। लेकिन जब वो बादलों के बारे में कह रहे हैं तो उन्होंने इस गीत का नाम उत्साह क्यों रखा? तो पहले हम ये जानेंगे कि उन्होंने अपने गीत का नाम, अपनी कविता का नाम उत्साह क्यों रखा। उत्साह का अर्थ होता है जोश। जीवन में क्रांति या बदलाव लाने के लिए उत्साह की जरूरत होती है। अब जो बादल होते हैं वो उत्साह से, जोश से भरे हुए होते हैं और नए जीवन का, यानी कि नव जीवन का संदेश देते हैं। और जो क्रांति है वो उत्साह के बिना संभव नहीं हो सकती। इसलिए कवि ने अपने इस गीत का नाम रखा है उत्साह, जो पूरी तरह से सार्थक प्रतीत होता है। जब बारिश आती है, जब वर्षा आती है, तो आप देखते हैं कि चारों तरफ हरियाली छा जाती है, हरा भरा वातावरण दिखाई देता है, लोगों में उत्साह और जोश भरा हुआ दिखाई देता है। लोग प्रसन्न हो जाते हैं, अपने दुखों को भूल जाते हैं। कवि निराला जी ने भी सभी में नया जोश और उत्साह भरकर समाज में क्रांति और बदलाव लाने की कोशिश की है। यानी कि अपने इस गीत के माध्यम से वो बादलों को संबोधित करते हुए समाज में क्रांति लाना चाहते हैं। और जिस प्रकार बादल है वो जब बरसते हैं सब में जोश और उत्साह भर जाता है, उसी प्रकार वो बादलों का उत्साह देखकर, यानी कि जोश देखकर कितने जोश के साथ वो बरसते हैं, तो इसी प्रकार उनके ज़रिए, वो अपने गीत के ज़रिए समाज के अंदर, लोगों के अंदर क्रांति लाना चाहते हैं। और क्रांति तभी आएगी जब लोगों में जोश और उत्साह होगा। तो आपको समझ आ गया होगा इस कविता में क्या बताना चाहते हैं कवि। तो अब हम कविता को शुरू करते हैं और साथ के साथ मैं शब्दों के अर्थ बताती जाऊंगी, आप अपने नोट करते जाइए शब्दों के अर्थ। और देखिए उनकी कविता उत्साह। तो हम शुरू करते हैं। बादलों को संबोधित कर रहे हैं कवि, इसमें क्या कहते हैं देखिए। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो कवि ने ये जो कविता है वो पूरी की पूरी कविता मुक्तक छंद में लिखी है। और वो बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम बड़े जोर से गरजो, जोर से आवाज करो, जोर से गरजो, ताकि पूरे संसार को तुम्हारी ये गर्जना सुनाई दे। घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, यानी कि बादलों को कवि इसलिए कह रहा है कि तुम गरजो, क्योंकि समाज में क्रांति और बदलाव का समय आ गया है। यानी जब तक तुम गरजोगे नहीं, आवाज नहीं करोगे, तब तक लोगों का ध्यान कैसे आकर्षित होगा, लोग क्रांति कैसे लाएंगे, लोगों में उत्साह और जोश कैसे भरेगा। इसलिए वो कहते हैं कि हे बादल, पूरे आकाश को घेर घेर घोर, घोर गगन, घोर गगन मतलब कि पूरे आकाश को घेर घेर, घेर कर, पूरे आकाश को घेर कर बरसो। धाराधर ओ,
धाराधर ओ यहाँ पर बादल के लिए प्रयोग किया गया है। धाराधर, धारा यानी कि पानी की जो धारा बह रही है बारिश में, धर धारण करने वाले, पानी की धारा को धारण करने वाले अर्थात बादल। वो कहता है हे बादल तुम इस घनघोर आकाश को, इस पूरे आकाश को घेर कर बरसो। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि तुम बहुत जोर से बरसो, अर्थात तुम मूसलाधार बारिश करो। तो ये दो पंक्तियां आपको समझ आ गई होंगी। आगे क्या कहते हैं, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। तो आप देखेंगे पहले घेर घेर शब्द आया है, अब यहाँ पर ललित ललित एक साथ आया है, तो दो शब्द एक जैसे आ गए हैं और पुनरुक्ति हुई है उनकी, और दोनों एक ही अर्थ दे रहे हैं तो पुनरुक्ति हुई है। जब एक ही शब्द की जब पुनरुक्ति हो जाती है, दो बार आ गया है ये, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं घेर घेर घोर, यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार भी है। और बाल कल्पना कैसे पाले, कैसे पाले के समान यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर उपमा अलंकार है, सासी समसरिस के समान अर्थ दे रहा है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। तो देखिए इसकी व्याख्या, ललित ललित काले घुंघराले। ललित, ललित मतलब कि बहुत सुंदर, काले घुंघराले, बाल कल्पना, बाल कल्पना मतलब बालक की कल्पना, बालक की जो कल्पना होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि तुम काले काले सुंदर बालों की तरह घुंघराले हो। बादलों, क्योंकि काले बादल घिरे हुए हैं, तो वो कहते हैं कि तुम काले काले घुंघराले बालों की तरह सुंदर हो, बालों के समान हो, और तुम बाल कल्पना कैसे पाले, और तुम बच्चों की कल्पनाओं के समान हो। यानी कि छोटे छोटे बच्चे नादान होते हैं, वो अपनी तरफ से कुछ भी बैठकर कल्पना करने लग जाते हैं, जिसका ना सिर होता है ना पैर होता है, ऐसी कल्पनाएं कि वो कहीं भी पहुंच जाते हैं, कल्पना में कुछ भी कल्पनाओं में बना लेते हैं। तो उसी के बारे में कहते हैं कि बाल कल्पना कैसे पाले, कि तुम लोगों को जो तुम है बच्चों की कल्पनाओं के समान हो। तो ये दोनों पंक्तियां अच्छी प्रकार से समझ आ गई होगी। आगे देखिए, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले। विद्युत छवि, विद्युत छवि क्या होता है, बिजली की चमक, क्योंकि बादल गरजते हैं तो उसमें बिजली भी कहीं कहीं चमकती है, तो इसलिए कहा गया विद्युत छवि यानी कि बिजली की चमक। उसके बाद आया है, इसमें उर भी आया है, उर, उर यानी कि हृदय। नव जीवन, नव जीवन नया जीवन देने वाले या नवीन सृष्टि करने वाले, यानी कि बादल गरजते हैं, बारिश में नए नए पेड़ पौधे उगते हैं कहीं पर, ठीक है, अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़े, मतलब यानी कि नया सृजन होता है, यानी कि नवीन नई सृष्टि का निर्माण जिस तरह से होता है वो हो रहा है, नए नए प्राणी होते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। वज्र छिपा, तो इसमें पंक्तियों में क्या कह रहे हैं, विद्युत छवि उर में, कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक छिपी है। यानी कि बादलों के अंदर बिजली छिपी होती है, तो वो कहते हैं तुम्हारे भीतर बिजली की चमक छिपी है, और कवियों की भांति, और कवि नव जीवन वाले, यानी कि कवियों की तरह तुम लोगों को नया जीवन देने वाले हो। यानी कि कवि भी अपनी कविता के द्वारा लोगों में जोश उत्साह भरता है, तो कहता है कवि की भांति तुम लोगों को नया जीवन देने वाले हो। और वज्र छिपा नूतन कविता, और वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर वज्र छिपा हुआ है, यानी कि तुम्हारे भीतर वज्रपात करने की अत्यंत अपार शक्ति छिपी हुई है। और
जिस प्रकार जो नई कविताएं हैं, नवजीवन, नूतन कविता कि नई कविता जीवन में चेतना भर देती है, उत्साह भर देती है, उसी प्रकार फिर भर दो बादल गरजो, उसी प्रकार तुम भी बरसकर समाज में नया उत्साह और जोश पैदा कर दो। तो दोबारा देखिए कि वो क्या कहते हैं कि विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, कि तुम्हारे हृदय में बिजली छिपी हुई है, यानी तुम्हारे अंदर बिजली की चमक है, कवि नव जीवन वाले। और जिस प्रकार कवि होता है वो अपनी नई कविताओं से जीवन में चेतना का संचार कर देता है, उसी प्रकार तुम भी बरसकर समाज में नया उत्साह, नया जोश पैदा करो। हे बादल बड़े जोर से गरजो, यानी तुम भी धरती की प्यास बुझाओ, धरती को शीतल करो, शीतलता प्रदान करो। तो आपको समझ आ गया होगा। आगे देखिए, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। वो कहते हैं विकल विकल, विकल विकल, यहाँ पर भी एक शब्द दो बार आया, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उन्मन थे उन्मन, यानी कि उन्मन यानी कि उदास या अनमना जिसको हम कहते हैं। विकल व्याकुल होता है। विश्व के निदाघ, निदाघ यानी कि गर्मी का जो ताप होता है, गर्मी होती है, उससे परेशान सकल जन, सकल जन है कि संपूर्ण संसार, सभी लोग। आए अज्ञात, अज्ञात का मतलब होता है जिसके बारे में पता ही नहीं है। अनंत के घन, अनंत मतलब जिसका अंत ही नहीं है, ना आदि है ना अंत है। तप्त धरा, तप्त धरा, तप्त मतलब कि जलती हुई धरती, शीतल मतलब ठंडा। तो क्या कह रहे हैं कवि कि वो कहते हैं कि विकल यानी कि जो विकल विकल उन्मन थे उन्मन, कि संसार के जो सारे लोग हैं, संपूर्ण संसार है, वो गर्मी से बेचैन और व्याकुल था। संसार के सारे लोग गर्मी से बेचैन थे और व्याकुल थे। और उन्मन मतलब अनमने से थे, यानी कि उनका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। और विश्व के निदाघ के सकल जन आए अज्ञात, और वो कहते हैं इस गर्मी में अनंत आकाश में फैले बादल गरजो। वो कहते हैं इस गर्मी में अनंत आकाश में फैले बादलों, अज्ञात दिशा से आकर इस तपती हुई धरा को अपने जल से शीतल कर दो। आए अज्ञात दिशा, विश्व के निदाघ के सकल जन आए अज्ञात दिशा के अनंत घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। और वो कहते हैं कि इस गर्मी में अनंत आकाश में फैले हुए बादलों, यानी बादलों को संबोधित करते हैं कि इस गर्मी में अनंत आकाश में फैले बादलों, अज्ञात दिशा से आकर इस तपती हुई धरती को अपने पानी से, अपने जल से शीतल कर दो, ठंडा कर दो। हे बादलों तुम जोर से गरजो। तो इसमें कवि ने यही बताया है कि बादलों को जो है नए अंकुर के लिए और विध्वंस और क्रांतिक चेतना को संभव करने वाला भी माना है। यानी कि वो आह्वान करते हैं कवि बादलों का, जिससे कि संसार के लोगों में जोश आए, वो क्रांति करें। क्योंकि जिस प्रकार बादलों के बरसने पर धरती की प्यास बुझ जाती है, और उसी प्रकार जब क्रांति होगी तो लोगों की इच्छाएं भी पूरी होगी। तो साथ के साथ मैंने आपको शिल्प सौंदर्य भी बता दिया है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। कवि ने इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया है, अनुप्रास अलंकार तो है ही, साथ में पूरी कविता मुक्तक छंद में लिखी गई है, और जहाँ जहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आए हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। मानवीकरण भी किया है कवि ने बादलों का, और तत्सम शब्दावली है, और कल्पना कैसे पाले यहाँ पर मैंने आपको बताया था, उपमा अलंकार है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर आखिरी पंक्तियों में जैसे ललित काले घुंघराले
बाल कल्पना कैसे पाले। कई बार पंक्तियों में आखिर में एक जैसी ध्वनि है वो सुनाई देती है, तो इस तरह की ध्वनि आ जाती है, तो वहाँ पर नाद सौंदर्य होता है। तो यहाँ पर कविता में नाद सौंदर्य भी देखने को मिलेगा, नाद सौंदर्य, तो ये भी हो सकता है। इसके अलावा जो संबोधन शैली है यानी कि आह्वान शैली है, ये भी आप शिल्प सौंदर्य में लिख सकते हैं। और ओज गुण है यानी कि जोश भरता है इस कविता को पढ़ने से, तो ओज गुण है। और बादल क्या है को विशेषण दिए गए हैं, जैसे काले, घुंघराले, इस तरह से, तो इसमें ये विशेषण भी दिए गए हैं, बादल के लिए प्रयोग किए गए हैं। तो ये इसका शिल्प सौंदर्य है। तो आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छी प्रकार से समझ आई होगी। इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देखिए, और किसी भी स्टूडेंट ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है सीमा हिंदी पाठशाला, तो ताकि आपके सिलेबस से रिलेटेड जो भी लेसन, जो भी पोयम मैं अपने चैनल में डालूँगी वीडियो से, तो आप उसको उसी समय अच्छी प्रकार से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और फिर कभी दोबारा भी आप सुनना चाहें तो बार बार उसको सुन सकते हैं, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। तो आपको ये कविता अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।